Reborn to Love My Devil Husband Episode 68 च 68 So Called Mom। जो हम आयशा के साथ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे। वह ड्रग्स मेरे पास अभी भी बची हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस ड्रग का इस्तेमाल यहाँ पर करूँ। लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही तुम यहाँ पर आ गई और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वह जगह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर तुम कैसे आई? उसकी यह बात सुनकर तो त्रिशा के तन बदन में आग लग जाती है और वह घूरकर अमित को देखने लगती है, जिसे देखकर अमित को भी समझ में आ जाता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है। इसलिए वह अपनी बात को बदलते हुए बोलता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसे नहीं आ सकता है। उसके लिए कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर वह कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास तो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है, तो तुम वहाँ पर कैसे आई? उसकी बात सुनकर त्रिशा थोड़ा गुस्से में बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा कि मैं वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकती थी, लेकिन तुम यह मत भूलो को मेरे पास एक हुक्म का इक्का है और साथ ही साथ वह हमेशा मेरे इशारों पर ही नाचता है और मैं जैसा रहती हूँ वैसा ही वह करती है। उसकी बातें सुनकर अमित समझ जाता है कि दिशा किसके बारे में बात कर रही है। वह थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है, त्रिशा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आयशा बहुत बदल गई है। वह पहले जैसी थी वैसे आप बिल्कुल भी नहीं है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब से वह और अर्जुन एक हुए हैं उसे दिन से उसका बिहेवियर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और उसके बाद से ही तुम्हारी कंपनी को एक के बाद एक नुकसान का सामना करना पड़ा है। रीमा का पकड़े जाना और उसे पुलिस में दे देना, प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में आते आते रह जाना, ये सब तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है? वैसे तो अमित सही कह रहा था, लेकिन इस वक्त त्रिशा को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अमित अपनी की गई गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। आखिर आयशा ने उसे पहले ही इतना ज़्यादा भड़का जो दिया था। उसकी बातें सुनने के बाद त्रिशा गुस्से से कहती है, हाँ, और यह सब हुआ है तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि उसे इतना ज़्यादा इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे हाथ से निकल जाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या कहते थे तुम कि तुम जब चाहो तब उसे प्रपोज करोगे और वह तुम्हारी बातें आराम से मान लेगी। पैसा जिस तरह से अमित से बात कर रही थी यह ऐसा था जैसे कि वह उसकी बेइज्जती कर रही हो, जिसे सुनकर अमित को भी गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, त्रिशा, तुम अपनी बकवास करना बंद करोगी? मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बात को कहाँ पर कहाँ लेकर जा रही हो? तुम इस बात पर अभी ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन याद रखना कि यह सब सच है। जरूर उसे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद उसे हमारे बारे में पता चल गया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर त्रिशा को भी गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, हमारे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि तुम किस तरह के इंसान हो और उसने तुम्हें कई बार दूसरी लड़कियों के साथ भी देख लिया होगा। बताओ मुझे, इस माया के साथ होने के साथ साथ तुम और किसके साथ हो? अमित को अब गुस्सा आने लगा था और वह भी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, त्रिशा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें थोड़े दिनों के लिए दूर ही रहना चाहिए, तो ही हमारा रिलेशन ठीक हो सकता है। और हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया है, इसका बदला माया जरूर लगी, तो उससे बच के रहना। वैसे तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि वह मान भी जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे कभी उसके साथ देख लो तो प्लीज़ गलत मत समझना और वहाँ पर आज की तरह मत आ जाना। इतना कहने के साथ ही अमित वहां से चला जाता है। त्रिशा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह बदबदाते हुए बोलती है, आयशा बिल्कुल सही कह रही थी, ये लड़का बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुबह का वक्त, चिराग अभी नंदिनी का हाथ अपने हाथों में पड़े हुए बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वह सो रहा था। धीरे धीरे करके नंदिनी की आंखें खुलना लगती है।
इस वक्त सुबह का समय था, इसलिए कांच की खिड़कियों से होते हुए सूरज की किरणें अंदर आ रही थी जो कि सीधे चिराग के चेहरे पर पड़ रही थी। नंदिनी की आंखें खुलना के साथ ही उसकी नजरें सीधे चिराग के चेहरे पर जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चिराग सच में सोते हुए बहुत क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। हालांकि कल रात की वजह से उसके चेहरे पर थकावट साफ देखी जा सकती थी और जिस पोजीशन में वह सो रहा था वह भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। चिराग के चेहरे पर हल्की हल्की बियर थी जिससे उसका लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। नंदिनी की नजरें उसके चेहरे से नहीं है रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वह एकदम से हड़बड़ाकर अपना हाथ चिराग के हाथ से छीन लेती है। चिराग जैसे ही यह महसूस करता है तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखा है तो सामने उसे नंदिनी का डरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। उसे इस तरह से देखकर चिराग भी परेशान हो जाता है और वह बोलता है नंदिनी, क्या हुआ? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो क्या? डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है? नंदिनी जैसे ही चिराग की फिक्रमंद आवाज सुनती है वह थोड़ा सा शांत होती है और वह बोलती है, मैं कहाँ हूँ? आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं यहाँ पर कैसे आई? क्या आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं? नंदिनी के सवाल और उसके बिहेवियर को देखकर चिराग को खुशी भी हो रही थी लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। खुशी इस बात की थी कि नंदिनी ठीक हो गई थी और दुख इस बात का कि वह उसे पहचान भी नहीं रही थी। चिराग अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलता है, नंदिनी, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें वहां से बचा लिया गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर नंदिनी और भी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वह किस हालत में थी जब उसका किडनैप हुआ था। उसे हर रोज मारा जाता था, हर रोज उसे टॉर्चर किया जाता था ताकि वह प्रोस्टिट्यूट के धंधे करने के लिए मान जाए, लेकिन उसने कभी भी इस काम के लिए हम ही नहीं भरी थी। और लास्ट में बाकी लड़कियों के साथ उसे बेचने के लिए लेकर जाने वाले थे। जब उसे यह बात पता चली थी तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और अपना सर दीवार पर जोर जोर से करने लगी थी। जैसे ही यह बात बाहर के बंदों को पता चली वह तुरंत ही उसके पास आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और उसे बाकी लड़कियों के साथ बात करे कंटेनर में पटक देते हैं। ये सब याद आते ही नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है। चिराग उसके पास जाकर उसे गले लगाकर शांत करवाना चाहता था लेकिन चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा घबरा रही थी। चिराग को ये देखकर बहुत दुख हो रहा था लेकिन वह जानता था कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर आयशा को कॉल कर देता है। आयशा के रूम में इस वक्त आयशा आराम से अर्जुन के सीने पर सर रखकर सो रही थी कि तभी उसका फोन जो कि साइड टेबल पर रखा हुआ था वह रिंग करने लगता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वह जल्दी से मोबाइल को उठाती है तो उसे पर चिराग का नाम दिखाई देता है। वह तुरंत ही उसका फोन उठा लेती है और स्पीकर पर डाल देती है। आयशा कुछ कहती उससे पहले ही उसे फोन की दूसरी तरफ से नंदिनी के रोने की और चिराग की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। हेलो भाभी, नंदिनी को होश आ गया है, प्लीज आप जल्दी रूम में आ जाए। ये बात सुनकर आयशा तुरंत ही उठ जाती है और अर्जुन की तरफ देखती है जिसकी आंखें पहले ही खुल चुकी थी। आयशा अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, अर्जुन अर्जुन, नंदू रो क्यों रही थी, क्या हुआ है? आयशा इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जिसे देखकर अर्जुन तुरंत ही उठता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, आयशा शांत हो, जो इस वक्त नंदिनी को हमारी जरूरत है। अगर तुम इस तरह से परेशान हो जाओगी तो वह भी दुखी हो जाएगी। चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर आयशा फटाफट से उठती है और दोनों लोग तुरंत ही नंदिनी के रूम की तरफ जाने लगते हैं जहां पर उसे रखा गया था। जैसे ही वह लोग रूम के बाहर पहुंचते हैं उन्हें नंदिनी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर आयशा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वह भागते हुए अंदर चली जाती है। नंदिनी रूम के कोने में बैठी हुई थी और अपना सर छुपाकर रो रही थी।
वही चिराग साइड में खड़ा हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। आयशा भागते हुए नंदिनी के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, नंदू क्या हुआ है बच्चा, ठीक तो हो, देखो दीदी यहाँ पर आ गई है। जैसे ही नंदिनी को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत ही अपना सर उठाकर सामने देखती है। अपनी बहन को अपने सामने देखकर वह जल्दी से उसे गले लगा लेती हो और रोते हुए बोलती है, दीदी वह लोग बहुत बुरे थे, वह लोग बहुत बुरे थे दीदी, उन्होंने मुझे बहुत मारा था और मुझे। इतना कहते हुए वह और रोने लगती है। मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दीदी आपको नहीं पता है, लेकिन अंकल आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी पापा ने ही करवाया था। मुझे ये बात पता चल गई थी और इसलिए मैं आपको बताने के लिए आने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और फिर बाद में उन्होंने मुझे एक इंसान के पास भेज दिया। वैसे तो आयशा को ये बात पता थी कि जो कुछ भी हुआ था वह सब सतीश की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ ऐसी हरकत करेगा। ये सब सुनकर आयशा का खून खौल जाता है और वह नंदिनी को गले लगाते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ है नंदिनी, सब कुछ ठीक है। देखो तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और रही बात सतीश की, तो वह इस वक्त जेल में है और साथ में तुम्हारी वह सो कॉल्ड मॉम भी। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।